जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नामवर सिंह जी का एक आलोचनात्मक निबंध जिसका नाम है संस्कृति और सौंदर्य। उसी के अगले भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, यहाँ से हमने छोड़ा था बहुत क्लेश होने पर। बहुत क्लेश होने पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में लिखा, आए दिन श्राद्धपरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है मानो भारतवर्ष का मत केवल वही आचार्य उपस्थापित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ हो और दूसरा या तो है ही नहीं या है भी तो एक ही बात मान बैठे। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डली का प्रभाव की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पेज ये पृष्ठ 129। पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया है नहीं ये मानो माफ करिएगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्यतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित न दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्देशन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा में हिंदी पहले से ही दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला, उनका एक निबंध है काव्य और कला जयशंकर प्रसाद का, तथा रहस्यवाद, ये भी इनका निबंध है। निबंध लिखने पड़े। नए काव्य प्रयोगों की प्रक्रिया के रूप में उन्होंने भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाग्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल आमुख वस्तु अभारतीय अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने के परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने भी यही लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानता अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, परंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसे पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। इसके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्यानुभूति संबंधिनी विचारधारा और क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही। सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल हैं कि उनमें कितनी विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोक होती दिखाई देती है, जिन्होंने हमारी सौंदर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार के विकृत करने का उद्योग किया है। उद्योग यानी कि प्रयास किया है। अपनी परंपरा के इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आज आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं और जिसमें काम की पूरी स्वीकृति है। यह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा में सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है। अथच काम में भी, अथच नहीं है अथवा है,
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना ठीक कठिन है कि प्रसाद द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किसी हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः यानी कि तत्वतः यही परम ये वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क 1945 ये भी निबंध है संकलित। अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का निबंध में लिखा संबंध में लिखा जिसमें अधिकतर आर्यतर सर्वत संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ। अजंता के चित्रित सांची, बरहूत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और आदिकाल के और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ता है कि दो चीजें हैं। एक में तेज है, दृप्तता और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। भारतवर्ष में आर्य उपादान अधिक है। कालिदास के काव्यों में आर्यतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि सांची, बरहूत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रेरित जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। ऐसी ही बातें कालिदास आदि कवियों ने सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की, जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं, उनकी देव देवियां, सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्याय आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली, यानी कालिदास ने ली। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी उसके आर्यों की विधा ने मानने वालों का मत जिक्र करते हुए कहा है कि शुरू में एक कथा में बताया गया कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत न होती। वास्तव में भारतीय नाट्यशास्त्र पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्तन है। प्रथम संस्करण 186-87 पेज नंबर। आर्यतर अवदान की इस सूची में यदि भक्ति, द्रविड़, उपजी और आंभीरों के आराध्य देव बाल कृष्ण तथा देवी राधा में को जोड़ ले तो हमारी परंपरा में सुंदर माने जाने वाले ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर न हो। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे संदर्भ दिया हुआ है और लेखक खुद कह रहे हैं कि ये फला निबंध में है और ये साहित्य के क्षेत्र में है। इसका मतलब ये है कि ये निबंध कम है और आलोचना बहुत ज़्यादा है, और आलोचना यूजीसी नेट की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को थोड़ा धीरे करके देखिए और आराम से देखिए, संदर्भों को मिलाते जाइए। कितने ही निबंधकारों की आलोचना यहाँ पे की है एक ही निबंध में, और साथ में संस्कृत के कवियों की इन्होंने एक तरीके से प्रसंगवश उनको बताया है। और प्रसंग में ये बताया है कि ये जो कवि हैं वे आर्य नहीं थे और आर्यतर जातियों को मानने वाले थे। आप सब जानते हैं कि कालिदास आर्यतर जाति के थे, आर्यों में नहीं थे वो। और उनकी सारी रचनाओं में ऐसा मिलता है कि असल में भारत के दावेदार आर्य नहीं और लोग थे, सौंदर्य और प्रेम के दावेदार आर्य नहीं और लोग थे। ठीक है। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथकीय आर्यों से इतनी चिढ़ इसलिए है कि इसमें ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है, जैसे कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है। आनंद पथ को
उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तुतः आनंद है। ज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगता है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने का बाधक है। देखिए, अगर आप कामायनी और कामायनी की आलोचना पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो आनंदवाद और रहस्यवाद है उसी के ऊपर कामायनी लिखी हुई है। और कामायनी प्रसाद जी की ऐसी रचना है जिसका उद्देश्य बहुत कुछ और है, लिखा कुछ और है और अर्थ कुछ और लगा लेते हैं लोग। असल में उसका अर्थ जो है वो यहाँ पर झलकता है। ये निबंध आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा से के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया, एक ही परंपरा और दूसरी प्रति परंपरा की दशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। यही आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोकमंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे। स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे। स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी गहा नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया है, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य में बाधा पहुंचाने की आकांक्षा है। ठीक है। संभवतः ऐसे ही पूर्वाग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपने साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ प्राचीन भारत का कला विलास 1940 नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्धित रूप में प्राचीन भारत के लोकात्मक विनोद नाम से छपी। देखिए, इसमें संदर्भ है और प्रमाण भी है। इस प्रमाण को आप अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय में लिख सकते हैं, अर्थात कि आपके पास लिखित परीक्षा है एमए वगैरह की और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय आ जाता है तो आप लिख सकते हैं ये रचना थी, उसको नाम बदल करके ये कर दिया उन्होंने। ठीक है। और प्रमाण के रूप में लिख देंगे नामवर सिंह का निबंध संस्कृति और सौंदर्य। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। धोती विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा, पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है और विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलासिता किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रनिष्ठित होनी चाहिए जिसमें वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कालिन्य गर्व होना चाहिए जो आत्म मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं चाहती, वह विलासिता भले ही ले ले, पर कलात्मक विलासिता उसमें भाग्य में नहीं बाधा होता। विलासिता और कलात्मक विलासिता अलग अलग चीज मानी जा सकती है। कलात्मक विलासिता जो कला के रूप में सौंदर्य हो और विलासिता खाली विलासिता होती है जिसमें सौंदर्य वगैरह जैसी चीज नहीं होती है। ठीक है। संक्षिप्त में यह उस सौंदर्य बोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद
के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। देखिए ये उपन्यास है, इसके बारे में आपको समझाएंगे अगले किसी वीडियो में। चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा जैसी सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहां नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्यज्ञान भी नहीं उनमें, बल्कि उनमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रत्यज्ञता भी है। रूप, शोभा, सुस्मिता, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसीलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये भी कोई निबंध है, 1957 में पूर्व मेघ के पुष्पलावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है, जो देखिए अंश है, देखिए इस पे आप फोकस करें। संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रम देती है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहां चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहां इसकी धारा रुद्र हो जाती है वहां कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है, उनके चेहरे पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातः काल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहां सवेरे सूर्योदय के साथ ही तुम श्रम जल स्नान नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विश्वास के लिए कृषकों के फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती है। उस प्रदेश में उन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलावियां घर का कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती है और मध्याह्न तक फूलें चुनती रहती है। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो उठता है, गंडस्थ पसीने की धारा बह चलती है और इस स्वेद धारा के निरंतर इस संस्पर्श से उनके कानों के आरंभक रूप में विराजमान नील कमल मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती है कि किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल सके, परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे और उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनकी भू भंग विलासिता से अपरिचित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे और उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मृति रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि सूची स्मिता किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम और उन्मत्त विलासिता लीला को भूल जाओगे। वहां तुम संचय का विकार देखोगे और जहां आत्मदान का सहज रूप। देखिए, आप अपनी आंखों से देख लीजिए और सुन लीजिए कि किस प्रकार का सौंदर्य का वर्णन किया है लेखक ने। तो यहाँ पे नामवर सिंह जी का ये कहना कठिन नहीं होगा कि सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए। पुष्पलावियों का यह श्रम जल स्नान सौंदर्य का कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिक की परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता संस्कृति को भी संस्कार देने वाली यह एक ऐसी परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन पर बंधा यौवन वाली वह पत्थर तोड़ती से जुड़ जाती है। देखिए, मजदूरों वाली बात है यहाँ पे। मजदूरियों में और मजदूरी करने वाली औरतों में कितना सौंदर्य देखते हैं लोग। अगर आप भी साहित्य के प्रेमी हैं तो कविता लिखिए आराम से, देखिए मजदूरों पे कितनी अच्छी कविता लिखी जाती है, निराला जी से सीखिए। इसलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उनमें निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी में भी शांति निकेतन के संस्कारों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन यात्रा का अविच्छेद्य
अंग बन गया था और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती थी तो वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह 1959 में संकलित जनता का अंतःस्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए, अब फिर निबंध वाली आ गई आलोचना। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है, कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिता संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीख ले, सुंदर का ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। एक सख्यतावादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछित है। जनता की प्राथमिकता आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर हैं। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता, वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती। भूखे भजन होई गोपाल यानी भूखे भोजन नहीं होता है कहने का मतलब। किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो सुंदर जाति का सम्मान नहीं कर सकती, जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देने क्या चीज है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है और मरती है और लुप्त हो जाती है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बुरी आलोचना है लेखक के लिए। छोटी जातियाँ और छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने वाली चीज़ें, और वो मर जाती है, झगड़ती है थोड़ी, ये भी आप इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। स्पष्टतः यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतःस्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए वह सिर्फ जीना नहीं जानती बल्कि सुंदर ढंग से जीना जानती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि वे उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है कि वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं।